Hello everyone, I Charul welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 32nd lecture in the lecture series of Geomorphology. And guys, as you know that we had started a sub-lecture series on landforms in which we are discussing about each and every landform in detail. So guys, this is basically the last lecture in the lecture series of landforms in which we are going to talk about the different types of the glacial landforms. But before starting this lecture, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. What is the significance of the equilibrium line in the glaciers? Explain the process of the plucking and the abrasion. And guys, you have to compare the snow, fern and the glacier ice. If you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, then please watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So guys, let's talk about the glacial landforms. तो गाइस जो हमारी विंड होती है वो बनाती है आयोलियन लैंडफॉर्म्स, रिवर्स बनाती हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स एंड ऐसे ही हमारे ग्लेशियर्स बनाते हैं ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। तो गाइस हमने 3 एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन के बारे में देखा था एंड हमने देखा था कि कैसे विंड, रिवर एंड ग्लेशियर एक जगह पर इरोजन करती हैं तो दूसरी जगह पर सेडिमेंट्स की डिपोजिशन कर देती हैं। तो गाइस अगर ग्लेशियर्स इरोजन कॉज कर रही हैं व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन टू द फुट हिल, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स की। लेकिन जब ग्लेशियर बेसिकली फुट हिल ऑफ द माउंटेन पर पहुंच चुका है, वहां पर रॉक्स, डेब्रिस, आइस, इरोडेड मटेरियल की डिपोजिशन कर चुका है, तो वहां पर ग्लेशियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड गाइज हम लोग इस वीडियो में ग्लेशियल इरोजनल एज वेल एज ग्लेशियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करने वाले हैं। तो गाइज जो ग्लेशियर्स होते हैं वो बेसिकली इरोजन करते हैं 2 प्रोसेसेस में, एक होता है प्लकिंग एंड दूसरा होता है एब्रेशन। तो गाइज अगर आपको ग्लेशियर्स, प्लकिंग एंड एब्रेशन के बारे में नहीं पता है तो आप प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो गाइज पहले बात करते हैं ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म की, जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दे आर दी कोरीज, जिन्हें सर्क, बोथ एंड जर्मन में इन्हें कार के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज ये है बेसिकली ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म, ये बनता है एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। एंड गाइज होता क्या है कि जो हमारा ग्लेशियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बल्की होता है, जिसकी वजह से जब वो टॉप ऑफ द माउंटेन से फुट हिल की तरफ आता है तो वो इरोजन कॉज करता है। लेकिन गाइज गर्मियों में क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर हो गया, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स हो गई, तो हमें दिखाई दिया कि माउंटेन की कितनी ज़्यादा इरोजन हो चुकी थी एंड वहां पर गाइज सर्क की फॉर्मेशन भी हो गई थी। तो गाइज सर्क में होता क्या है कि स्टीप स्लोप्स बन जाती हैं, डीप वैली की फॉर्मेशन हो जाती हैं एंड जनरली दे आर इन द शेप ऑफ हॉर्स शू शेप। इसीलिए हम लोग इसे हॉर्स शू शेप्ड लैंडफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज आपको पता है कि स्टीप स्लोप्स क्यों बनी होगी, क्योंकि हमारे ग्लेशियर ने की होगी इरोजन ऑफ द माउंटेन। तो गाइज इस तरह के लैंडफॉर्म को हम लोग सर्क का नाम दे देते हैं। तो गाइज जितनी ज़्यादा इरोजन होगी, जितनी ज़्यादा प्लकिंग, जितनी ज़्यादा एब्रेशन होगी, उतनी ही ज़्यादा डीप वैलीज की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड हम लोग बोलेंगे कि सर्क बहुत ही ज़्यादा डीप है। तो गाइज प्लकिंग में क्या होता है कि जो ग्लेशियर की मेल्टिंग के कारण पानी होता है वो क्रैक्स ऑफ द माउंटेन के अंदर चला जाता है। ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर वो फ्रीज हो जाता है, एक्सपैंड करता है एंड वहाँ पर इरोजन हो जाती है। एंड गाइज जब जो ग्लेशियर है वो इन इरोडेड मटेरियल्स को अपने साथ मूव करवाता है तो जो ये रॉक्स होते हैं, डेब्रिस होते हैं, ये इरोजन कर देते हैं रॉकी सरफेस ऑफ द माउंटेन की एंड इस प्रोसेस को एब्रेशन बोला जाता है। तो गाइज जितनी ज़्यादा प्लकिंग, जितनी ज़्यादा एब्रेशन, उतनी ही ज़्यादा डेप्थ होगी सर्क की। लेकिन गाइस ऐसा हो गया कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए एंड यहाँ पर जो वैलीज की फॉर्मेशन हुई थी उनमें चला गया है पानी। बेसिकली वहां पर अभी पानी है, तो इस तरह के लैंडफॉर्म को गाइस हम लोग सर्क लेक या फिर कोरी लेक के नाम से जानते हैं। गाइस ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमने क्रेटर लेक में देखा था कि कैसे जब क्रेटर में पानी भर जाता है तो वहां पर क्रेटर लेक की फॉर्मेशन हो जाती है एंड अगर सर्क में पानी भर गया तो यहाँ पर कोरी लेक या फिर सर्क लेक की फॉर्मेशन हो जाती है। तो गाइज ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे सर्क।
जिनकी बहुत ही ज़्यादा स्टीप स्लोप डीप वैलीज होती हैं, हॉर्स शू शेप होती है एंड गाइज समटाइम्स दे ऑल्सो लुक लाइक द आर्म चेयर। तो गाइज अभी बात करते हैं एरिड्स एंड दी हॉर्न्स की। तो गाइज हुआ क्या कि बहुत सारे सर्क प्रेजेंट होते हैं माउंटेन रेंजेस में। तो एक सर्क हमारा लेफ्ट साइड से आ रहा था, एक राइट साइड से आ रहा था एंड एक पॉइंट पर आकर दोनों सर्क मिल गए एंड वहां पर एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बन गया। क्योंकि गाइज आपको पता है कि सर्क के पास बहुत ही ज्यादा डीप वैलीज होती हैं एंड जब वो मिली तो वहां पर रिज लाइक स्ट्रक्चर बन गया एंड इस स्ट्रक्चर को हम लोग एरिड्स का नाम दे देते हैं। लेकिन गाइज जो इंडिविजुअल सर्क हैं उन्हें हॉर्न्स बोला जाता है। गाइज कभी आपने आरी देखी है, उसकी टीथ देखी है कितनी ज्यादा शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बनता है, इसीलिए इसे सॉ टूथ शेप्ड लैंडफॉर्म भी बोला जाता है। एंड सर्क को गाइज हमने क्या बोला था, हॉर्स शू शेप्ड लैंडफॉर्म्स। तो गाइज जहां पर आकर दो सर्क दो हॉर्न्स मीट करेंगे उसे बोलेंगे एरिड, विच इज बेसिकली अ रिज लाइक स्ट्रक्चर। तो गाइज अभी बात करते हैं क्रिवेसिस की। गाइज आपने सुना होगा कि माउंटेन्स पर बहुत ही ज़्यादा क्रैक्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली जब ग्लेशियर मूव करेगा उसका बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट है, इरोजन होगी, वहाँ पर बेसिकली क्रैक्स की फॉर्मेशन होगी। तो गाइज लेकिन क्या हुआ कि जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर तो स्नोफॉल होती रहती है एंड गाइज हुआ क्या कि जब फ्रेशली स्नोफॉल ने इन क्रैक्स को ढक दिया तो जो माउंटेन पर चढ़ रहा था उसको ये क्रैक्स दिखाई ही नहीं दिए एंड अगर वो इंसान इन क्रैक्स में गिर जाए तो उसका बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो गाइज हमने क्या देखा कि जो क्रिवेसिस होते हैं दे आर बेसिकली द क्रैक्स एंड गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो ये क्रैक्स होते हैं दे आर बेसिकली एट द प्रेसिपिटेटिंग स्लोप, मतलब इनकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन गाइज फिर भी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो गाइज ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे क्रिवेसिस विच आर बेसिकली द क्रैक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द माउंटेन। तो गाइस अगर जो क्रैक्स थे वो हमारे प्रेसिपिटेटिंग स्लोप्स पर थे तो हमने उन्हें क्रेवेसिस का नाम दे दिया। लेकिन गाइस अगर वो टॉप ऑफ द माउंटेन पर हैं तो उन्हें बर्गस्ट्रेन या फिर रमाइज का नाम दे दिया जाता है। तो गाइस क्रिवेसिस एंड जो रमाइज हैं वो बेसिकली एक ही चीज़ है, लेकिन अगर उनकी हाइट बेसिकली कम है, वो प्रेसिपिटेटिंग स्लोप पर हैं तो उन्हें क्रिवेसिस बोलेंगे, लेकिन अगर वो टॉप ऑफ द माउंटेन पर प्रेजेंट हैं तो इन्हें रमाइज का नाम दे दिया जाता है। तो गाइज ऑब्वियसली जो टॉप ऑफ द माउंटेन की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड दैट इज मोर, इसीलिए गाइज जो रमाइज होते हैं दे आर मच मोर डेंजरस देन द क्रिवेसिस। गाइज इसमें भी ऐसा ही होता है कि टॉप ऑफ द माउंटेन पर जो भी क्रैक्स थे उनको गाइज जो फ्रेशली स्नोफॉल थी उसने ढक दिया, जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देते एंड दे आर रियली वेरी डेंजरस। तो गाइज अभी बात करते हैं यू शेप्ड वैलीज की। गाइस हमने देखा था कि जो रिवर्स होती हैं वो फॉर्मेशन करती हैं वी शेप्ड वैलीज की, क्योंकि गाइस वो बेसिकली वर्टिकल कोरेजन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल कोरेजन कर देती हैं। तो गाइस अगर आपको कोरेजन के बारे में नहीं पता है तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो गाइस हुआ क्या कि जब ग्लेशियर फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन से नीचे की तरफ आ रहा था तो उसने किसी प्लेट्यू किसी माउंटेन की इरोजन कर दी, जिसकी वजह से गाइस जो वहां पर इरोडेड लैंडफॉर्म बना उसकी विड्थ बहुत ही ज़्यादा थी एंड इट वॉज इन द शेप ऑफ यू। इसीलिए गाइज हमने इसे यू शेप्ड लैंडफॉर्म या फिर यू शेप्ड वैली का नाम दे दिया है। तो गाइज अभी क्या हुआ कि जो यू शेप्ड वैली का बेस था दैट इज सबमर्ज्ड इन द ओशियन एंड अगर बेस में पानी भर गया है तो उसे फियोर्ड बोल देंगे एंड अगर जो बेस है उसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, डायमेंशंस बहुत ज़्यादा है, तो उसे फिजोर्ड का नाम दे दिया जाता है। तो गाइस पहले क्या बना, यू शेप वैली। अगर यू शेप वैली का बेस ओशियन में सबमर्ज्ड है तो वहां पर फियोर्ड या फिर फिजोर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशन ऑफ द यू शेप वैली। तो गाइस ऐसे कुछ दिखते हैं हमारी यू शेप्ड वैलीज। गाइस आपको पता है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं दे आर रियली वेरी बल्की एंड हैवी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इरोजन कॉज करते हैं एंड जब उनकी मेल्टिंग हो जाती है ना गाइस तो हमें आसानी से उनका पाथ दिखाई देने लगता है कि बेसिकली वो ग्लेशियर कहाँ से लेकर कहाँ तक आया था। तो अभी गाइस हुआ क्या कि समर में बेसिकली मेल्टिंग हो गई ग्लेशियर्स की, तो वो पानी इस रास्ते में भर गया है जो बेसिकली ग्लेशियर ने इरोड कर दिया था। तो गाइज बेसिकली जो पाथ ऑफ द ग्लेशियर है इसे हम लोग ट्रफ भी बोल सकते हैं एंड क्योंकि जो मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर के कारण इनमें पानी भर गया है तो इसे हमने नाम दे दिया है ट्रफ लेक का।
तो गाइस ट्रफ हमें बेसिकली क्या बताता है कि हमारे ग्लेशियर्स का पाथ क्या था, एंड जब ग्लेशियर मेल्ट कर गए तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई है ट्रफ लेक की। एंड गाइस आपको और एक चीज़ याद रखनी है कि ये बेसिकली कहाँ पर मिलते हैं, तो आपको वो चीज़ कमेंट सेक्शन में लिखनी है। तो गाइस अभी बात करते हैं हैंगिंग वैलीज की। गाइस क्या आपको याद है कि हमने ट्रिब्यूटरीज एंड रिवर्स के बारे में देखा था कि कैसे गाइस जब हमारी जो मेन रिवर होती है उसमें कुछ सब रिवर्स आकर मिल जाती हैं, बेसिकली एज सोर्स ऑफ वाटर का काम करती हैं, तो उन्हें ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। ऐसे ही गाइस होता क्या है कि जो हमारा मेन ग्लेशियर आ रहा था उसने ट्रफ लेक की फॉर्मेशन की, लेकिन जो आसपास के छोटे छोटे ग्लेशियर से ट्रफ तो वहां पर भी बने, एंड जब वो एज अ सोर्स ऑफ वाटर टू द मेन ग्लेशियर काम कर रही हैं, बेसिकली जो एक मेन ट्रफ लेक बनी थी उसमें जो बेसिकली जो माइनर ग्लेशियर्स हैं वो भी अपना पानी पोर कर रहे हैं, सोर्स ऑफ वाटर का काम कर रहे हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर देता है हमें हैंगिंग वैलीज का। तो गाइस ऐसी कुछ दिखती हैं हमारी हैंगिंग वैलीज। गाइस हुआ क्या होगा कि एक जो बहुत ही बड़ा मेजर ग्लेशियर था वो मेल्ट हुआ, एंड आसपास से माइनर ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हुई, एंड जो माइनर ग्लेशियर्स थे दे आर बेसिकली एक्टिंग एज द सोर्स ऑफ वाटर टू द मेन ग्लेशियर, इसीलिए गाइस ये हैंगिंग वैली की तरह दिखाई देते हैं। तो गाइस अभी बात करते हैं मोरेन्स की। तो गाइस आपको पता है कि जब ग्लेशियर मूव करेगा, इरोजन करेगा, तो वो इरोडेड मटेरियल्स को भी अपने साथ लेकर आएगा टू द फुट हिल ऑफ द माउंटेन। तो गाइस अगर हम लोग इंडिविजुअल ग्लेशियर की बात करें तो उन्हें लेटरल मोरेन्स बोला जाता है। लेकिन गाइस हुआ क्या कि जो हमारे दो ग्लेशियर्स थे वो बेसिकली एक ही पॉइंट पर आकर मिले, एंड वहीं पर उन्होंने रॉक्स, डेब्रिस एंड जो भी इरोडेड मटेरियल्स थे उनकी डिपोजिशन कर दी, तो यहाँ पर सेंट्रल मोरेन की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन गाइस हुआ क्या कि अभी जो हमारे मोरेन्स थे वो बेसिकली स्कैटर हो गए हैं ग्राउंड पर, तो इन्हें हम लोग ग्राउंड मोरेन का नाम दे देते हैं। इन्हें गाइस फाइनल और टर्मिनल मोरेन भी बोला जाता है। तो गाइस हमने क्या देखा कि अगर एक एक ग्लेशियर की बात करें तो वो बेसिकली जो डिकम्पोजिशन करेंगे, डेपोजिशन करेंगे, तो उसे हमने बोला लेटरल मोरेन। अगर वो एक ही पॉइंट पर आकर दोनों अपने डिपोजिशन करेंगे रॉक्स, डेब्रिस की, तो वहां पर सेंट्रल मोरेन की फॉर्मेशन होगी। लेकिन गाइस अगर ऐसा हुआ कि जो ग्लेशियर था वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर इनकी डिपोजिशन कर रहा है गाइस, तो यहाँ पर होंगे हमारे ग्राउंड मोरेन्स, जिन्हें हम लोग फाइनल और टर्मिनल मोरेन के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि गाइस बेसिकली कोई भी माउंटेन है, कोई भी ग्लेशियर है, वो बेसिकली कहाँ पर आकर खत्म हो रहा है, एट दी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो अगर वहां पर बेसिकली हो रही है डिपोजिशन ऑफ द रॉक्स एंड द डेब्रिस, तो गाइस इसे हम लोग ग्राउंड मोरेन, टर्मिनल मोरेन और द फाइनल मोरेन के नाम से जानते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कैसे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स पड़े हुए हैं, हमारे आइसबर्ग्स पड़े हुए हैं, एंड और भी बहुत कुछ। तो गाइस अभी बात करते हैं आइसबर्ग्स की। तो गाइस कभी आपने सीज एंड ओशंस में देखा है कि कैसे आइस उसके ऊपर फ्लोट कर रही होती है, लेकिन गाइस यू विल बी वेरी अमेज्ड टू नो कि सिर्फ 1/8 पार्ट ऑफ द आइस इज अबव द वाटर एंड रिमेनिंग इज अंडर द वाटर। तो गाइस इसे बेसिकली आइसबर्ग्स बोला जाता है। गाइस अभी क्वेश्चन ये है कि ये आइसबर्ग्स आते कहाँ से हैं? ये बेसिकली आते हैं फ्रॉम द माउंटेन एंड द अल्पाइन ग्लेशियर्स दैट आर एट द साइड्स ऑफ दिस वाटर बॉडी। तो मतलब क्या हुआ कि माउंटेन या फिर अल्पाइन ग्लेशियर से जब हमारा ग्लेशियर नीचे की तरफ मूव कर रहा था तो वो हमारी वाटर बॉडी में आ गया, जिसका सिर्फ 1/8 पार्ट ही ऊपर दिखाई दे रहा है, एंड इसे गाइस हम लोग बोलते हैं आइसबर्ग्स। तो गाइस इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो सोर्स है ऑफ द आइस दैट आर द अल्पाइन और द माउंटेन ग्लेशियर्स, जो कि बेसिकली गाइस स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ग्लेशियर्स, उन्हें माउंटेन और द अल्पाइन ग्लेशियर का नाम दे दिया जाता है। तो गाइस अभी बात करते हैं हम लोग रॉश माउंटेनी की। तो गाइज इसमें बेसिकली होता क्या है कि दिस इज बेसिकली द इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ द ग्लेशियर, जिसमें गाइज जहां पर तो हमारा ग्लेशियर मूव कर रहा है वहां पर तो होगी एब्रेशन। मतलब क्या हुआ, जिस साइड पर हमारा ग्लेशियर मूव करेगा उस साइड क्या होगा गाइज, एब्रेशन होगी, एंड बहुत ही ज्यादा स्मूथ सरफेस वहां पर बन जाने वाला है। लेकिन गाइज जो ऑपोजिट साइड है, लीवर्ड साइड है, वहां पर क्या होगी, प्लकिंग। एंड गाइज आपको पता है कि प्लकिंग के कारण वहां का सरफेस बहुत ही ज्यादा रफ हो जाने वाला है, एंड गाइज वहां पर जो स्लोप्स होंगी वो बहुत ही ज्यादा जेंटल होंगी। लेकिन एब्रेशन वाली साइड पर गाइज क्या होगा कि हमें बहुत ही ज्यादा स्मूथ सरफेस मिल जाने वाला है।
तो गाइज आपने यहाँ पर एक और चीज़ देखी कि जो बेसिकली स्ट्रॉस साइड होती है, मतलब जिस तरफ से हमारा ग्लेशियर मूव करता है उस साइड होगी एब्रेशन, एंड गाइज जो लीवर्ड साइड है उस साइड क्या होने वाली है, प्लकिंग। तो गाइज होता क्या है कि एब्रेशन के दौरान जो भी इरोडेड मटेरियल्स होते हैं हमारे ग्लेशियर्स में, दैट स्ट्राइक ऑन द रॉकी सरफेस ऑफ द माउंटेन, जिसकी वजह से गाइज वो पॉलिश कर देते हैं हमारे माउंटेन के सरफेस को, एंड वहां पर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो गाइज ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे रॉश माउंटेनी। तो गाइज आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि जिस तरफ से हमारा ग्लेशियर मूव करेगा उस साइड को गाइज हम लोग स्ट्रॉस साइड बोलते हैं, वहाँ पर एब्रेशन होती है। जबकि गाइज जो दूसरी साइड है, जो लीवर्ड साइड है, जहाँ पर हमारा ग्लेशियर मूव नहीं कर रहा, वहाँ पर होती है प्लकिंग, एंड वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रफ सरफेस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो गाइज अभी बात करते हैं क्रैग एंड टेल के बारे में। गाइज दिस इज बेसिकली ऑपोजिट। मतलब क्या हुआ कि गाइज जिस तरफ से ग्लेशियर मूव कर रहा है वहां पर गाइज बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सरफेस है, लेकिन गाइज जो उसकी बैक साइड है ना, वहां पर हमारे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पार्टिकल्स रह गए हैं। तो हुआ क्या गाइज, जहाँ से तो ग्लेशियर मूव कर रहा था वहां पर प्लकिंग हो गई, एंड वहां पर बहुत ही ज़्यादा रफ सरफेस बन गया। लेकिन गाइज जो अदर साइड थी वहां पर बेसिकली रॉक्स एंड डेब्रिस कलेक्ट हो गए, एंड वहां पर गाइज क्या हुआ कि स्मूथ सरफेस की फॉर्मेशन हो गई है। तो गाइज क्या हुआ कि टेल क्या होगी, जहां पर रॉक्स एंड डेब्रिस कलेक्ट हो गए हैं, एंड जहां से बेसिकली हमारा ग्लेशियर मूव कर रहा है उसे बोला जाता है क्रैग। एंड गाइज आपको पता है कि ग्लेशियर जब मूव करेगा तो वो इरोजन करेगा, एंड इरोजन कितनी तरह की होती है गाइज, प्लकिंग एंड दी एब्रेशन। ठीक है गाइज, तो ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे क्रैग एंड दी टेल। तो गाइज अभी बात करते हैं ग्लेशियर टिल की, जो कि है बेसिकली गाइज डिपोजिशन एक्शन ऑफ द ग्लेशियर। तो गाइज हुआ क्या कि जब हमारा ग्लेशियर मूव करते करते एट द फुट हिल ऑफ द माउंटेन पर आ गया तो उसने डिपॉजिट कर दिए कुछ रॉक्स एंड द डेब्रिस। लेकिन जब हमने गाइज चेक किया कि वो रॉक्स तो उस एरिया के थे ही नहीं, तो गाइज इन रॉक्स को यूज करके बेसिकली हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो ग्लेशियर कहाँ से मूव होना शुरू हुआ था, उसने कैसे रॉक्स को इरोड किया है, एंड क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ग्लेशियर टिल से हमें क्या पता चलेगा कि ग्लेशियर का बेसिकली रास्ता क्या था, उसने किस तरह के रॉक्स को इरोड किया, एंड कैसे कैसे वो फुट हिल ऑफ द माउंटेन पर आ गया है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट रॉक्स पड़े हुए हैं, लेकिन गाइज जो ये रॉक्स हैं ये बेसिकली मैच नहीं कर रहे उस अर्थ की क्रस्ट के साथ जहाँ पर ये बेसिकली प्रेजेंट है। तो हम लोग इन रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता कर सकते हैं, एंड पता लगा सकते हैं कि ग्लेशियर बेसिकली मूव करना कहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद गाइज बात करते हैं ड्रम्बलिन्स की। गाइज ड्रम्बलिन्स बेसिकली ऐसे बनते हैं कि जो हमारा ग्लेशियर होता है जब वो मूव करता है तो उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से गाइस उसने बेसिकली जो माउंटेन से वहाँ पर लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट थे उनको अच्छे से पॉलिश कर दिया है, एंड जैसे गाइस हमारा इन्वर्टेड स्पून होता है ना, वैसा कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पर बना दिया है। तो इसी को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड स्पून लैंडफॉर्म, या फिर गाइस जैसे बास्केट ऑफ एग को हमने उल्टा करके रख दिया वैसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है। तो इससे गाइस क्या हुआ कि बेसिकली जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि हिल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन जिसका टॉप राउंड था एंड वो इन्वर्टेड स्पून की तरह दिखाई दे रहा था। एंड गाइस इन्हें ड्रम्बलिन्स भी बोला जाता है, एंड ये बेसिकली हमें क्लस्टर्स एंड ग्रुप्स में ही दिखाई देते हैं। तो गाइस ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे ड्रम्बलिन्स। आप देख सकते हैं गाइस कैसे ये उल्टे स्पून की तरह या फिर उल्टी बास्केट ऑफ एग की तरह हमें दिखाई दे रहा है। तो गाइज इससे क्या हुआ कि बेसिकली जो हमारा ग्लेशियर था उसने इन लैंडफॉर्म की पॉलिशिंग कर दी, जो भी यहाँ पर रॉक्स थे उनको इरोड नहीं किया बल्कि इनकी पॉलिशिंग कर दी, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। उसके बाद गाइज बात करते हैं एस्कर्स की। तो गाइज एस्कर्स आर बेसिकली द फ्लूवियल एज वेल एज द ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। तो गाइज हुआ क्या कि जब हमारा ग्लेशियर मूव करते हुए एट द फुट हिल ऑफ द माउंटेन आ रहा था तो गाइज उसने क्या किया कि उसकी मेल्टिंग हो गई ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, वहाँ पर लेक्स की फॉर्मेशन हो गई। लेकिन गाइज क्या हुआ कि वहाँ पर कोई रिवर भी आ रही थी, तो जो भी गाइज यहाँ पर पानी होगा जो रिवर का होगा या फिर मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर के कारण होगा,
वो बेसिकली रॉक्स एंड डेब्रिस को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। एंड ऐसे लैंडफॉर्म को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कर्स। गाइस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा लैंडफॉर्म है जिसके लिए बेसिकली 2 एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप सिंपली नाम बता देना एस्कर्स का, क्योंकि जो रिवर है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट कर देगी रॉक्स एंड द डेब्रिस जो ग्लेशियर अपने साथ लेकर आएगा फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। तो ऐसे कुछ दिखाई देते हैं हमारे एस्कर्स। So guys, that's all for today, and we have completed the lecture series on the landforms as well as geomorphology. I hope you enjoyed, and if you enjoyed my videos, then do like, share and subscribe. Thank you so much for supporting.